साथियों नमस्कार। आज रविवार है सितंबर माह की 7 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। दोस्तों सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको ये क्लास सुबह 5:30 पर मिलनी थी, लेकिन नहीं मिल पाई। इसके पीछे दोस्तों कारण है कि कल चुनाव आयोग की एक मीटिंग थी और मीटिंग में देर रात तक व्यस्त प्रोग्राम था, इसके चलते मुझे ज़र्रा भी वक़्त नहीं मिल पाया। लेकिन अब शुरू करते हैं, अब लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों कल वाला फटाफट रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा दोस्तों कि बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, इसका उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया। दोस्तों हवा चल रही है, हो सकता है थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आए, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और इसके बाद अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि यूआईडीएआई ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि नेपाल सरकार ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पर अपने देश के अंदर बैन लगा दिया गया है। यानी नेपाल के अंदर ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अब नहीं चल पाएंगे, जब तक कि सरकार और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच सहमति नहीं बनती है। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि केंद्र ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया है। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी लगता है तो उसके जब रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पेंशन मिलती है, वो पहले ओपीएस के नाम से जानी जाती थी, यानी ओल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर 2004 में सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेके आई, जिसे हमने एनपीएस कहा, न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम ओपीएस की खूबी ये थी कि ओपीएस में कोई भी जब कर्मचारी अंतिम जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट के अंतिम महीने के अंदर जो उसकी सैलरी होती है, उसकी हाफ यानी 1/2 पार्ट है वो दोस्तों ओपीएस के तहत है, वो कर्मचारी को पेंशन मिलती थी। लेकिन 2004 के दुष्परिणाम ये हुए कि उसमें 2004 की जो एनपीएस के तहत जो अंतिम जो रिटायरमेंट के बाद जो दोस्तों पेंशन बनती थी, वो बेहद कम बनती थी। तो एनपीएस का कर्मचारियों ने विरोध किया। तो एनपीएस का कर्म विरोध किया तो दोस्तों अब नई सरकार नई एक स्कीम लेके आई है, जिसे यूपीएस बोला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखते हैं इसके क्या परिणाम है, इसके क्या-क्या नियम अधिसूचित हुए हैं। इसके लिए अलग से क्लास लेंगे दोस्तों और आपको बताएँगे कि आप कर्मचारी लगने के बाद, गवर्नमेंट कर्मचारी लगने के बाद आपको किन-किन पेंशन और कौन-कौन सी आपकी पेंशन है, कौन-कौन सी पेंशन पहले लागू थी, अब कौन-सी है और वर्तमान में आगे क्या होने वाला है, इस मुद्दे पर बात करेंगे विस्तृत। एक अलग से वीडियो बनाएँगे और अलग से आपको जानकारी देंगे इसके लिए। फिलहाल बात करते हैं कि राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत यानी एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से दोस्तों यूपीआई के लेन-देन की नई सीमाएँ लागू कर दी है। इसके तहत प्रत्येक लेन-देन है वो उसकी सीमा 5 लाख रुपए, यानी आप वन टाइम 5 लाख रुपए और दोस्तों 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। और हमने कल क्या पढ़ा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। कल हमने पढ़ा कि एनआईपीईआर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी और एनडीटीएल यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी, इन दोनों ने मिलकर के एक नई डोपिंग परीक्षण प्रणाली का दोस्तों क्या किया है, एक विकसित की है ये डोपिंग परीक्षण प्रणाली। ये क्या होता है दोस्तों, कई बार खिलाड़ी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ अमानक दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं। उनका परीक्षण करने के लिए कि उन्होंने कहीं अमानक दवाओं का प्रयोग तो नहीं किया है, इसके लिए ये जो है सिस्टम विकसित किया गया दोस्तों। इसमें क्या होगा, खिलाड़ी ने अगर जो वर्तमान से अगर 6-7 महीने, 10 महीने पहले भी अगर उन्होंने कोई दवा का प्रयोग किया है, अमानक दवा का प्रयोग किया है, तो उसका भी पता लगाया जा सकेगा इस नई जो परीक्षण प्रणाली है इससे। इसके अलावा दोस्तों हमने कल पढ़ा कि 1 सितंबर 2025 को चांदी की जो आभूषण या वस्तुएँ होंगी उन पर एचयूआईडी यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आधारित हॉलमार्क है वो लगेगा दोस्तों। इस ये 6 अंक का एक ये जो अल्फ़ान्यूमेरिक अंक का जो दोस्तों एक सील होगी, एक मोहर होगी, इससे हम पता लगा सकेंगे कि ये चांदी में कितने प्रतिशत शुद्धता है, ये कब बनाई गई थी और कहाँ से बनाई गई थी, इसके बारे में पता लगेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कल कि श्री पीयूष गोयल ने खनन मंत्री के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, जो कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुए हमले को लेकर लिखी गई है, इसका दोस्तों विमोचन कर दिया है। फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देरी किए फटाफट पढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में शपथ दिलाई गई है? दोस्तों ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे या न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो चंद्रशेखर जी बनाए गए हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे आलोक आराधे। इन्हें दोस्तों प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दिया गया है। तो अब ये सीट वैकेंट थी, तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने और इन्हें सी चंद्रशेखर जी को चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के पद पर है जो दोस्तों शपथ दिला दी है 5 सितंबर 2025 को। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों थोड़ी सी हवा चल रही है, आपको एडजस्ट करना है।
बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न दोस्तों इसरो। इसरो का नया प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडु के किस जिले में बन रहा है? ऑप्शन है चेन्नई, तूतीकोरन, कोयंबटूर या मदुरई। दोस्तों ये इसरो का नया लॉन्चिंग जो कॉम्प्लेक्स है, ये तूतीकोरन में बन रहा है। तूतीकोरन के एक गाँव है जिसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम, यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। इससे पहले एक पहले भी चल रहा है, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है, आपको पता ही होगा। इसरो के प्रमुख है वो है वी नारायणन, ये बात भी आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सिटी बैंक ने किसी एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंक का सह प्रमुख बनाया है? ऑप्शन है संदीप बख्शी, कोतुसम कौस्तुभ कुलकर्णी या आदित्य पुरी या अरुंधति भट्टाचार्य। दोस्तों सिटी बैंक ने अपना सह प्रमुख बनाया है, वो बनाया है दोस्तों कौस्तुभ कुलकर्णी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों तो सिटी बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख घोषित कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्पोर्ट्स बियर स्केचर स्केचर के जूते आपने देखे होंगे या पहने होंगे, इन्हें हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों स्केचर ने जसप्रीत बुमराह सॉरी मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। मोहम्मद सिराज काफ़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर काफ़ी चर्चा में रहे थे, मशहूर खिलाड़ी हैं, भारत के तेज गेंदबाज हैं, आपने भी इनका नाम सुना होगा। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, ये भी अलग-अलग ब्रांड से एम्बेसडर बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज शुभमन गिल और विराट कोहली के बारे में। शुभमन गिल को दोस्तों शुभमन गिल है वो एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर है, जबकि विराट कोहली एमआरएफ टायर, ओडी इंडिया, एशियन पेंट्स, नॉइज, मिंत्रा, यूरोफ्लेक्स, हिमालयन मैन, फेस वॉश, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर है। ये थोड़ा-सा देख लेना, हो सकता है कभी पूछ ले। इसमें सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना शुभमन गिल की है दोस्तों। शुभमन गिल ने मार्च 2025 के अंदर नियुक्ति पाई है, अभी इन्हें बनाया गया है, तो हो सकता है ये रिसेंट में चर्चा में है, तो ये पूछ सकते हैं। हाल ही में इन्हें टीम इंडिया का कप्तान भी बनाया गया है, तो ये काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं कि स्केचर ने मोहम्मद सिराज को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको ध्यान रखना है, आज की क्लास का ये मुख्य पॉइंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा की रात को लगने वाला लूनर रिलीस्केप यानी चंद्रग्रहण की अवधि कितनी होगी? दोस्तों 7 सितंबर यानी आज पूर्णिमा की रात आपको पता है, तो आज दोस्तों चंद्रग्रहण लगेगा 9:54 पर रात्रि को शुरू होगा ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है और ये 82 मिनट चलेगा। 2025 का सबसे लंबा दोस्तों चंद्रग्रहण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन भारत से पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा, लेकिन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित पूर्वी गोलार्ध के कुछ हिस्सों से इसे साफ-साफ देखा जा सकेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों शनि ग्रह भी आपको देखने को मिलेगा आज, इसमें अपने छल्लों के साथ नीला हरा चमकता हुआ वरुण भी चंद्रमा के पास दिखाई देगा। शनि और वरुण दोनों आप देख सकते हैं, आज चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देने की संभावना है इनकी। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में कितनी उन्नत सामग्रियों यानी एडवांस मटेरियल के तकनीकी उद्योग भागीदारों को स्थानांतरित किया है? दोस्तों ये 3 है इनकी संख्या। 3 जो कौन-कौन सी है बात करते हैं। डीआरडीओ ने दोस्तों रडोम, डीएमआर 1700 स्टील, डीएमआर 249, एचएसएलए स्टील, इन तीनों को दोस्तों अब इंडस्ट्री को सौंप दिया है। इंडस्ट्री को किस-किस को? भेल जगदीशपुर को सौंपा है रेडोम को, डीएमआर 1700 स्टील सौंपा है दोस्तों जेएसपीएल अंगुल, डीएमआर 249 एचएसएलए स्टील सौंपा है दोस्तों वो बीएसपी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई को सौंपा है। दोस्तों ये क्या-क्या काम आते हैं? रेडोम है ये मिसाइल, रडार और सेंसर और एंटीना को ढकने वाले सुरक्षात्मक आवरण बनाने और उच्च शक्ति और थर्मल रेजिस्टेंस से बने हुए होते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्टील ये है 1700 स्टील डीएमआर, दोस्तों ये भी काफ़ी हाई विशेष प्रकार का स्टील होता है दोस्तों। इसमें इस पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर भले ही कितना ही हो जाए ये खराब नहीं होता। इसके अलावा डीएमआर स्टील है दोस्तों, इसमें ये नौसैनिक जहाज बनाने के लिए काम में आने वाला भी ये एक हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय वाला स्टील होता है। इसपे समुद्री जंग नहीं लगता है। दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है कि डीआरडीओ के प्रमुख है वो हैं समीर वी कामत, याद रहेगा आपको। तो ये फिलहाल आपको ये प्रश्न थोड़ा-सा अटपटा लगेगा क्योंकि हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम, ये या नाम थोड़ा-सा अटपटा रहेगा क्योंकि साउथ के नाम ऐसे ही होते हैं दोस्तों। चिदम्बरनार पोर्ट में एक हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? वो तो सर्बानंद सोनोवाला ने किया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों, तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने तमिलनाडु के तूतीकोरन में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपने पीछे सुना होगा कि कांडला बंदरगाह के अंदर की भी हरित हाइड्रोजन परियोजना है, प्लांट है, वो लगाया गया था। इसका कारण ये है दोस्तों कि भारत के अंदर एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जो जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था और इसका बजट था 19,744 करोड़ रुपए। दोस्तों हरित हाइड्रोजन का मतलब है कि हम जो अब नई एनर्जी विकसित कर रहे हैं,
ये पूरी तरीके से वो होगी दोस्तों, प्रदूषण से मुक्त होगी, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग ने 2047 तक किस वर्ष 2047 तक किस कृषि उत्पादन को दुगुना करने की नीति घोषित की है दोस्तों? किसको? चावल, गेहूँ, दाल या तिलहन? दोस्तों इसमें दाल को दोस्तों राइस है, पल्सेस हैं सॉरी, पल्सेस को यानी दालों को दोस्तों 2047 तक दालों का उत्पादन है वो डबल करने की नीति की घोषणा की है नीति आयोग ने। दोस्तों वर्तमान उत्पादन है वो है 26.6 मिलियन टन, जो कि 2022 के आंकड़े हैं। इसके अलावा 2030 तक दोस्तों इसका लक्ष्य है 34.45 मिलियन टन करने का। दोस्तों ऐसा करते ही भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत को दालों को आयात करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों 2047 तक भारत है वो 51.57 मिलियन टन के साथ अ, अब वर्तमान जो जो उत्पादन है उससे दुगना उत्पादन प्राप्त कर लेगा। इसके लिए मुख्य योजना चल रही है वो है दोस्तों वन ब्लॉक वन सीड विलेज योजना। इसमें उच्च गुणवत्ता के बीज बांटे जा रहे हैं और जलवायु के अनुकूलन करने के लिए कुछ नई तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। 9वां प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार 2025 ये कैंपेन है, इसकी शुरुआत किसने की है दोस्तों? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या भूपेंद्र यादव। दोस्तों ये मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए दोस्तों केंद्रीय ये वर्तमान में आवास और शहरी कार्य मंत्री है मनोहर लाल जी खट्टर। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार 2025 मिशन है इसकी शुरुआत की है। दोस्तों ये 2 माह तक चलने वाला मिशन है। एक राष्ट्रीय अभियान है। ये दोस्तों 4 सितंबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, इसके सत्यापन को तेज करना और स्वीकृत घरों को शीघ्र निर्मित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड का प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन है प्रयुत चान-ओचा, अनुतिन चारनाविकुल, थाकसिन शिनावात्रा, सूर्ययुध चुला-अनांत। दोस्तों थाईलैंड के हैं तो ऐसे ही नाम होंगे। आप क्या सोचते हो कि अपने वाले जैसे नरेंद्र मोदी है, मनोहर लाल खट्टर है या अमित शाह है, ऐसे नाम सुनने को थोड़ी मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है अनुतिन चारनाविकुलम। याद रहेगा आपको, ऑप्शन बी इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको कौन-सा पॉइंट है वो डिफिकल्ट रहा समझने में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।